वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 1 अक्टूबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का एक न्यूज है जो कि साउथ चाइना सी को लेके है। तो साउथ चाइना सी को लेके तो आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज जो है वो ऑलरेडी कवर कराया जा चुका है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो है जो फिलीपींस जो है वो पिक्चर में आ गया है। अब आप पूछोगे कि सर फिलीपींस जो है वो पिक्चर में पहले भी था, अब क्या कर दिया ऐसा? तो फिलीपींस ने जो जो चाइना के कोस्ट गार्ड होते थे या हैं, उन्होंने एक एक प्लेस है साउथ चाइना सी में जिसको एस्कारबोरग सोल बोलते हैं। आप उसको देख लें, एस्कार बोरग सोल, ये एक एरिया है। ठीक है, आप उसको ऐसा समझे, ट्रायंगुलर शेप का है। तो इस पे चाइना ने क्या किया था, इसके आसपास एक नेट लगा दिया था, जाली टाइप का लगा दिया था, एक टाइप का रस्सी समझ लो, रोप, ताकि फिलीपींस के जो फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड हो या वेसल्स हो, जो वेसल लेके जाएंगे, वो ना जा पाए यहां तक। कुल मिला के इनडायरेक्ट वे में इस आइलैंड पे इम्पोज्ड कब्जा था, एक पोजीशन था। अंडरस्टैंड? सो फिलीपींस ने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसने इस रस्सी को उखाड़ के फेंक दिया। सो वहां से डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। अंडरस्टैंड कि ये न्यूज में क्यों है? तो साउथ चाइना सी जो है वो इसकी वजह से न्यूज में आ गया। ये इसकी एस्कारबोरग सोल जो कि मनीला के पास, मतलब फिलीपींस के पास है, पर कब्जा किसी और ने कर रखा है। किसी भी वे में उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मतलब कैसे अनक्लॉज और डिफरेंट डिफरेंट पीसीए का जजमेंट आने के बाद भी चाइना जो है इस पे लगातार अपना जो है पोजीशन दिखाता रहा है, और जितने भी वर्डिक्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के और बॉडीज के, जो रूल बेस्ड ऑर्डर निकलता है, तो उसको फॉलो नहीं करता है चाइना। सो पहले ये देखेंगे साउथ चाइना सी है क्या। तो साउथ चाइना सी आप सबको पता है कि इसके ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है और के इस साइड में इंडियन ओशन है। इन दोनों के बीच में एक सी है, साउथ चाइना सी, और ये मोस्टली जो है ये 9 डैश लाइन है, जो कि वर्चुअली ये काल्पनिक है एक टाइप का। चाइना ने उसको मान रखा है कि ये इसके आसपास के भी, इसके अंदर की जितनी भी टेरिटरीज हैं, जितनी भी सीज हैं, जितने के अंदर उसके रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, व्हाट्सोएवर, आप जितना नाम लेना चाहे ले लो, ये पूरा एरिया जो है वो हमारा है। और ये यू शेप बनाता है। अगर आप इसको 9 डैश लाइन को देखेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से बनाएगा, ये ऐसा करके, ये ऐसा, तो यू शेप है। तो आप समझो कि इस पूरे एरिया में चाइना अपना कब्जा मानता है। ये पूरा एरिया साउथ चाइना सी कहता है ये मेरा है। फिलीपींस कहता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मेरा भी तो बाउंड्री है, मेरा भी तो कोस्टल एरिया है। और कोस्टल एरिया से जो अनक्लॉज का कानून कहता है कि 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर एंड ईईजेड यहां पे उस कंट्री को भी जाता है जिसका कोस्टल एरिया है। तो फिलीपींस कहता है मेरा भी तो है, मेरा भी तो राइट है, राइट टू एक्सेस टू सी, राइट टू एक्सेस सी इज माई राइट, अंडर विच अनक्लॉज। सो अनक्लॉज के अंदर में या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो लॉ ऑफ सी है उसके अंदर में सबको ये राइट्स मिले। सेम चीज वियतनाम को मिला है, सेम चीज यहां पे ताइवान है उसको मिला है, सेम चीज मलेशिया को मिला है, और सेम चीज जो है इंडोनेशिया, यहां कहीं है, इंडोनेशिया को मिला है। तो चाइना का ये पूरा साउथ चाइना सी चाइना का कैसे हो गया? तो उसके लेके लगातार डिस्कशन होता रहा है, आज से नहीं, 2000 के आसपास के समय से लेके अभी तक। और चाइना धीरे 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 एग्रेसिवली इस एरिया को
यूनिलेटरली तरीके से, एग्रेसिवली तरीके से उस पर धीरे धीरे अपना कब्जा, अपना मजबूती उस पर बनाए रखा है और बनाते जा रहा है। आपको मैं एक ऐसा न्यूज बताऊंगा कि इस बीच में वो आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। फिर इस एरिया को मिलिटराइजेशन, मिलिटराइजेशन कर रहा है, मतलब मिलिटराइज कर रहा है इसको, उस पूरे एरिया को, समझ रहे हो? वहां पे उसकी मिलिट्री जाती है, वहां पे ट्रेनिंग होती है, तो बहुत सारी चीजें, उसको वहां पे पोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है। सो डिफरेंट डिफरेंट चीजें करने की चाइना लगातार इस एरिया में ये कोशिश करता आ रहा है और कर रहा है और कामयाब हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब जो देश हैं, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये सब छोटे, चाइना के कंपेरेटिवली में ये बहुत ही छोटे स्टेट है। छोटे स्टेट मतलब कंट्री। सो इन लोग ने भी एक ग्रुप बना रखा है, जो आपको पहले से पता है, इसके लिए नहीं बना था, ये पहले ही बना था, एशियान। तो इसमें 10 कंट्री हैं। सो ये सब मिलके चाइना को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये एशियान की मीटिंग चाइना के साथ होती है तो वो अपना पक्ष रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। फिर उसको चाइना जो है वो समहाउ उस डिस्प्यूट को मानता नहीं है, क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंस मानता है। उसका रीजन बताओ? उसका रीजन ये है कि ये कहता है कि ये एरिया तो हिस्टोरिकली हमेशा से चाइना का रहा है। अंडरस्टैंड? तो मैं इस क्लेम को नहीं मानता कि ये सब कंट्री जो है, एशियान कंट्री में जितने भी कंट्री हैं, मोस्टली जो वाइब्रेंट कंट्री हैं, वो उसके क्लेम को मैं नहीं मानता। तो होगा क्या? जब आप क्लेम को नहीं मानोगे तो डिस्प्यूट बढ़ेगा, डिस्प्यूट बढ़ेगा तो जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं वर्ल्ड के, वो इस एरिया में इन्वॉल्व करेंगे, वो इस एरिया में इन्वॉल्व होंगे। और सेम हो रहा है, यूएसए, ईयू, फ्रांस, इंक्लूडिंग क्वाड एंड अदर्स, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंडिविजुअल कंट्री, वो इस एरिया में इंगेज कर रहे हैं। सर इससे क्या होगा? तो इससे होगा क्या, बताता हूं। ये जो पूरा एरिया है साउथ चाइना सी तुम्हारा, ये बन जाएगा बैटल ग्राउंड। इसमें लड़ी जाएगी युद्ध। अंडरस्टैंड? अब वो युद्ध कब होगा? अभी होगा, 2 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, बता दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बैटल ग्राउंड बनेगा पहले डिप्लोमेसी का। कौन कंट्री किसका साथ है, किसका साइड दे रहा है, और वो धीरे धीरे जाके ये टेंशन क्रिएट होगा। और बाद में जाके अननेसेसरी कभी ऐसा हुआ अगले 20, 25, 30 साल में कि अगर इसका इंपोर्टेंस इस साउथ चाइना सी का इतना ज्यादा हो जाए कि इसके बिना चाइना रह नहीं सकता है, और चाइना इतना ज्यादा पावरफुल धीरे धीरे, अभी सेकंड लार्जेस्ट है चाइना, उस समय पे समझ लो कि वर्ल्ड का पावर होगा, तो वॉर मे बी द चांस कि वॉर हो सकता है। लेकिन वॉर इतना जल्दी नहीं होता है, जो राइटर्स लिख रहे हैं उनसे मैं एग्री नहीं करता। सो वॉर लास्ट एक टाइप का ना एक वीपन्स है। सबसे पहला वीपन हमेशा वॉर नहीं होता है किसी भी कंट्री के लिए। वो जानते हैं कि वो इकोनॉमिकली डिट्रॉइट हो जाएंगे, उनकी कंडीशंस, वो फाइनेंशियली, इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी रूल बेस्ड बॉडी है, वो उसको सैंक्शन कर देगी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, उनकी ट्रेड गिर जाएंगी। तो वॉर के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर है। लेकिन ये 30 साल 40 साल के बाद अगर ये हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको इस टाइप का बैटल ग्राउंड बनाओगे तो ये हो सकता है। दिक्कत क्या है? ये एक पार्सल आइलैंड है। इस पे ये कुछ कंट्री कहती है हमारी, जैसे वियतनाम कहती है हमारी है, ताइवान हमारा है, चाइना कहता है हमारा है। सेम चीजें हैं स्पार्टली आइलैंड को लेके, और सेम चीज है ये जो मैंने आपको दिखाया फिलीपींस को लेके, एस्कारबोरग सोल को लेके। ये तो 3 चीजें हैं जो न्यूज में, इसके अलावा छोटे मोटे और भी हैं। तो ये तीनों पे इतने बहस क्यों? तो साउथ चाइना सी जो है वो मिनरल रिच है।
सो बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, प्लस हाइड्रोकार्बन्स हैं। सो ये एक टाइप का अपने लिए, अपने आप में एक टाइप का एसेट होता है किसी कंट्री का। तो कोई कंट्री इस पे एसेट अपना लॉस नहीं करना चाहेगा, ये चाहेगा नहीं कि मेरा एसेट जो हो वो मेरे टेरिटरी में आके कोई दूसरी कंट्री वहां पे एक्सेस कर ले। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड, चाइना के लिए ये साउथ चाइना सी जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ मलाका यहां से होते ट्रेड स्टार्ट होती है, और ये साउथ चाइना सी से होते हुए यहां से ये फिलीपींस को जाती है। अगर इंडिया को ये चीज एक्सेस करना है, मान लो यहां इंडिया है कहीं, तो इंडिया को अगर ट्रेड करना है तो ऐसे करके जाएगा, और भी अलग रास्ते हैं लेकिन ये रास्ता पास है, ऐसे जाएगा, और ये ऐसे होते हुए ये जापान भी जा सकता है, ऊपर कहीं जापान है ये। सो जो वर्ल्ड के बड़े मार्केट्स हैं, बिग मार्केट या पोटेंशियल मार्केट कह लो उसको, पोटेंशियल मार्केट, लाइक जापान, फिलीपींस एंड अदर्स, या वियतनाम। फॉर ट्रैवलिंग इंडिया टू दीज कंट्री, you need free, open and inclusive sea passes. अंडरस्टैंड? सो अगर आपको इन कंट्री के साथ ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको साउथ चाइना सी से गुजरना पड़ेगा। मैंने आप बताया आपको जैसे कि यहां पे एक स्टेट ऑफ मलाका है, सो यहां से होते हुए आप यहां जा सकते हो, बुर्नी जा सकते हो, यहां जा सकते हो, यहां वियतनाम जा सकते हो। वियतनाम के साथ भी इंडिया के अच्छे संबंध है कुछ एक साल से। और अगर आपको फिलीपींस एक्सेस करना है, और अगर आपको यहां से जाना है आगे जाके आपको जापान जाना है, तो साउथ चाइना सी लगेगा। फिर आप एक इंटरेस्टिंग न्यूज और सुनो सर, कि 55% जो ट्रेड है इंडिया का वो इससे होके गुजरता है, साउथ चाइना सी से, एंड वर्ल्ड का 80% ट्रेड इधर से होके जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको साउथ चाइना सी, जो दो स्ट्रैटेजिकली ओशन को, इंडियन ओशन और जैसे ये हो गया यहां से इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, इसको कनेक्ट करता है, ये ब्रिज है एक टाइप का। तो साउथ चाइना सी एक ब्रिज है, तो आपको यहां से ट्रेड करना है तो यहां से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाइना अगर इस पे कंट्रोल कर लेगा तो फिर तो दिक्कत है भाई। तो चाइना कंट्रोल करे ना करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि आपको पासेस तो मिले, एक फ्री पासेस जो है कि ओपन और फ्री जिसको बोला जाता है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अंदर है, फ्री और इंक्लूसिव ओपन सी का, ये कंसेप्ट को चाइना मानने से मना कर रहा है। चाइना बोल रहा है कि इसके अंदर का ये 9 डैश के अंदर की सारी चीजें, 9 डैश जो बनी है, इनकी जो काल्पनिक है, वर्चुअली है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसका जो क्लेम है चाइना का, उसको इनवैलिड कर दिया पीसीए ने। इस 9 डॉट के अंदर में जितनी भी हैं सब मेरा है ये। फिर तो आपका चाइना का पोजीशन है इसके ऊपर, और इसके रिलेटेड ये नहीं, इसके अंदर सारी चीज, रॉक, मिनरल्स, जितनी भी चीजें हैं सब चाइना कहता है हमारा है, और इसीलिए इसके अंदर वो आइलैंड भी बना है। तो आप समझो उसके लिए क्या है। तो उसको लेके क्या हुआ, 2016 में पीसीए एक होता है, एक आर्बिट्रेशन देता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है। इन्होंने एक 2016 में एक जजमेंट दिया, और ये क्यों दिया? क्योंकि फिलीपींस गया था यहां तक, फिलीपींस ने इंटरनेशनल बॉडी का यूज किया कोर्ट का, और कहा कि ये तो चाइना का एग्रेसिव नेचर है, वो इस तरीके से कर रहा है। तो 2016 का पीसीए जो जजमेंट है वो चाइना के
जो 9 डैश लाइन है, जिसको मैं वर्चुअली काल्पनिक कह रहा हूं, एक टाइप का मिथ है जो चाइना ने क्रिएट किया है कि हमारा है हिस्टोरिकली। तो 9 चाइना के 9 डैश लाइन को क्लेम को इस चाइना के इस क्लेम को पीसीए ने इनवैलिड कर दिया, बोले ये इनवैलिड है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, देयर इज नो एविडेंस इन दिस, दस द जजमेंट गिव्स फेवर टू फिलीपींस। चाइना हैज टोटली कंप्लीटली डिसएग्री फ्रॉम दिस जजमेंट, वो जजमेंट ही को नहीं माना, बोला कि नहीं कि बकवास जजमेंट है, मैं नहीं मानता। और मान भी नहीं सकता, चाइना कैसे मानेगा? अगर ये जजमेंट को मान लेगा तो इसको मतलब ये मानना पड़ेगा कि इसमें फिलीपींस का यहां तक है। तो चाइना के जो मंसूबे हैं कि साउथ चाइना सी में कि हमारा दबदबा रहे, उसके ऊपर एक पहला अटैक 2016 में हुआ था। नया अटैक फिलीपींस की तरफ से दूसरा हुआ। अब फिलीपींस की जर्नी समझनी हो तो तुम्हें अलग तरीके से कभी इंटरनेशनल क्लास में बताऊंगा कि ये फिलीपींस जो है, ये जो फिलीपींस है, ये फिलीपींस में पहले किसी और की गवर्नमेंट होती है, अब जो है वो गवर्नमेंट की जो है चेंज हुआ है, कोई जूनियर करके आए हैं। सो इनका रिलेशन अब जो है यूएसए के साथ अच्छा है, और यूएसए के साथ इसने डिफेंस स्ट्रेटेजिकली साइन किया है। पहले वाले थे वो भी थे, सही थे, इनके जो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर जो भी थे वो सही थे, लेकिन अभी वाले जो है वो थोड़ा एग्रेसिव है, वो भी नहीं मान रहे, ठीक है। तो वो अपने डिफेंस स्ट्रेटजी को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उन्होंने ये चीज मानने से डायरेक्ट मना कर दिया है कि स्कॉर्बोरोक्स सोल जो है वो आपका है, और इसीलिए उसने इस टाइप की चीजें जो कोस्ट, उनके जो कोस्टल एरिया के आसपास की जो जगह जहां पे इन्होंने एक टाइप का रस्सी लगा दिया था, उसको उसने जाली को कट कर दिया, अपने वहां पे नेवी भेज के और अपने जो उनके कोस्ट गार्ड है उसको भेज के। सो पॉलिटिकली यहां पे पर्सनैलिटी चेंज भी है। जैसे मान लो इंडिया में मोदी जी आ गए तो कैसे चेंजेज हो गए। एक एग्रेसिव नेचर है कि अगर आप इंडिया को छोड़ोगे तो इंडिया छोड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जाके एक दो इंसिडेंट करके इंडिया ने दिखाया। सेम चीजें वहां पे फिलीपींस में हो रही है। तो पॉलिटिकली भी ये इंपावर्ड हो रहे हैं, यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो अलग तरीके से डील कर रहे हैं इस वाले को। फिर वियतनाम जो है, यहां कहीं जो वियतनाम है जिसकी राजधानी हेनोई है, यहां भी एग्रेसिवनेस है, ये भी चाइना को क्लेम को नहीं मानता। और वियतनाम के भी रिलेशन जो है यूएसए के साथ बहुत अच्छे हैं। अंडरस्टैंड करना, यूएसए और वियतनाम का तुम देखो, यहां ये दोनों ड्रिल करते रहते हैं, मिलिट्री ड्रिल जो होती है साथ में करते हैं। साथ में वियतनाम का रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा है, इंडिया ने इनको ब्रह्मोस से रिलेटेड चीजें भी दी है जो भी उसमें यूज होगा, और इंडिया ने कुछ ग्रांट भी दिया है वियतनाम को। सो वियतनाम का अच्छा संबंध होना यूएसए और यूएसए के अलायंस के और यूएसए के जो लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड कंट्री जो समझो उसके साथ। सो चाइना के लिए यह भी खतरा है कि चाइना को पता है कि इस एरिया में वैसे क्वाड स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग है, जापान स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस एरिया में एशियन कंट्री ही छोटी सी स्टेट है, छोटी सी कंट्रीज हैं कंपैरेटिवली। ये मैंने कह रहा हूं छोटी कंट्री है मतलब उनकी रिस्पेक्ट छोटी है। छोटी कंट्री का मतलब है उनकी इकोनॉमिक कंपैरेटिवली जो चाइना है उससे बहुत कम है। जैसे आप देखोगे कि एशियन जैसे इस पूरी कंट्री में अगर आप इसमें देखोगे तो फिलीपींस भी जो है वो अच्छा खासा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, लेकिन फिलीपींस स्ट्रांग होने के बाद भी फिलीपींस और साउथ चाइना में इतना दिक्कत है तो दूसरी कंट्री की हालत, लाओस, वियतनाम और इनकी जो कंबोडिया वंबोडिया की हालत समझोगे। साउथ चाइना सी को वाले टॉपिक को छेड़ के चाइना को इरिटेट नहीं करना चाहता है, वो बचना चाहता है कि कैसे कैसे करके। इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है सीओसी लेके आता है एक एशियान के मीटिंग में, डायरेक्ट जहां पे आपको बात करनी थी वहां पे सी में कैसा कंडक्ट हो पर्टिकुलर कंट्री का, आप ऐसा इस टाइप की चीज लेके आ रहे हो। कोड ऑफ कंडक्ट जैसे सिविल सर्विस का कोड ऑफ कंडक्ट होता है वैसे लॉ में भी अपना सी में भी अब कोई ऐसा कंडक्ट करो, लेकिन उसके लिए अनक्लॉज तो था ही, उसके लिए पीसीए का एग्रीमेंट जो जजमेंट था वो था ही, लेकिन तुम तो उसको भी नहीं माने। तो ये सीओसी किस काम का, आपको वो समझने की जरूरत है। सो चाइना का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि चाइना जो है 90% क्लेम करता है, इवन मान लो कि 100% साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। कुछ कंट्री जो पॉलिटिकली पावरफुल है कंपैरेटिवली, चाइना के कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन दूसरे एशियन कंट्री से थोड़े से ताकतवर हैं, वो उससे एग्री नहीं करते, जैसे फिलीपींस और वियतनाम
ये चाइना के क्लेम को मानते नहीं है। और भी कंट्री है जैसे थाईलैंड, वो हो गया, मलेशिया हो गया और इंडोनेशिया, वो भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो एक्टिव हैं अभी वो फिलीपींस और वियतनाम एक्टिव है। सो ये 3 4 5 कंट्री जो है वो एक्टिवली जो है वो चाइना के इस क्लेम को मानते नहीं है। और जब इस टाइप की चीजें होंगी तो वर्ल्ड के सारे प्लेयर जो होंगे वो चाइना को घेरने के लिए, चाइना को सबक सिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो एक होंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा जो एरिया है साउथ चाइना सी, ये तुम्हारा बैटल ग्राउंड बन चुका है धीरे धीरे। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि बनेगा और मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे ये बैटल ग्राउंड बन चुका है। टिल देन यू आर नॉट डिस्कसिंग, डिबेटिंग दीज डिस्प्यूट ऑन द टेबल एंड ट्राइंग टू फिक्स रैशनली, तब तक ये चीजें अब धीरे धीरे बढ़ेगी। यू विल हैव टू फिक्स, तुमको बैठना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, चाहे वो डिप्लोमेसी से हो, चाहे डिस्कशन से हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्डर में जाके आपको उस पर अपना बात रखने का हो। आप जाओ पीसीए में, अपना जाओ, अपना बताओ हिस्टोरिकली आपका कैसा है, वहां पे लड़ो ना लड़ाई। यहां पे क्या आप कोस्ट गार्ड से लड़ रहे हो, एक दूसरे के कोस्ट गार्ड से, और ये अननेसेसरी जो वर्ल्ड के दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उसको एक टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप सारे लोग जानते होंगे कि अफगानिस्तान की हालत क्या हुआ, आप सारे लोग जानते हैं कि सीरिया, इराक, इसकी हालत क्या हुई। ऐसे जगह जहां पे वहां के आसपास की लड़ाई को कोई बाहर आके लड़ने लगे, वो बैटलफील्ड बन जाता है। और ये वाला जो है, राइटर कह रहे हैं कि ये वाला अगर लड़ाई हुआ, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, तो ये तो रसिया और यूक्रेन से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्लेयर इंगेज होंगे। तो जब इतनी बड़ी चीज है तो इंडिया का क्या स्टेक है, हमें वो समझना है कि what will be the stake of India, what is the opinion, what is the line which has drawn by the Indian government, Indian diplomats. So हमें वो समझने की जरूरत है कि आप जब साउथ चाइना सी में सारी चीज समझ गए कि इतनी चीजें चल रही हैं, तो हम कहाँ हैं भाई, हम यहाँ कहीं हैं इंडिया, हम कहाँ हैं, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी डिप्लोमेसी क्या है, हम क्या चाहते हैं साउथ चाइना सी में, कैसे पीस डेवलप हो, और कैसे जो हम जो एक एक्ट इस पॉलिसी और नेबरहुड पॉलिसी को चला रहे हैं उसको हम कैसे मजबूत करें ऐसे सरकमस्टांसेस में, जब चीजें जो है वो हाथों से बिगड़ते हुए दिख रही है। इसीलिए राइटर ने इसका नाम एशियाज डिस्प्यूटेड वाटर रखा है। ये एशिया के डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उसमें डिस्प्यूट है, लेकिन जैसा कि राइटर ने लिखा है कि एशिया के डिस्प्यूटेड वाटर है, तो लेट द एशिया डिसाइडेड, not other stakeholders, other players of the world comes here and makes these sea as a battleground. So in that scenario, the role of India will be very much important for these small countries like Vietnam, Philippines and others. Thus, we have to discuss why South China Sea matter for world as well as India. So now we start relevancy of South China Sea for Indian perspectives. So first, strategically. So if you see the map, so the location is crucial because it is the merging point of two oceans. First, I have already explained कि in left side that is Indian Ocean, in the right side that is Pacific Ocean. So these, यहाँ पे कहीं इंडियन ओशन है और यहाँ पे कहीं पे ये पूरा पैसिफिक ओशन है। सो इन दो को कनेक्ट करता है, इसलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द रीजन इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, द इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल पर्पस। सो यू कैन आस्क दैट, सर व्हाई यू आर सेइंग दैट? बिकॉज वी आर नॉट ऑलवेज इन्वेस्टेड आवर मनी इन दीज एरिया, दैट इज वेस्ट। वेस्ट तो पहले ही से डेवलप्ड है। यस, अफ्रीकन कंट्री है इधर, अगर आप देखोगे तो वो नीचे है, तो वेस्ट डेवलप है। मिडिल ईस्ट में आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रेड एंड कॉमर्स करना है तो ये ईस्ट साइड की जो चीजें हैं आपको यहां पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यहां पे ट्रेड होगा आपका। मैंने आपका एक एग्जांपल बताया था कि जापान कितना बड़ा मार्केट है, इंडोनेशिया कितना बड़ा मार्केट है, फिलीपींस कितना बड़ा मार्केट है। दैट मीन्स कि आपका
ईस्ट जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है। सेकेंड, आपका जो ये मार्केट है वो अगर आपको यहां से भी भेजना हो तो आपको पैसिफिक के लिए जाने के लिए भी यही रास्ता यूज होगा इस साइड के लिए। टिल देन अगर आपको इस साइड ना जाना हो, वेस्ट साइड। सो इन दैट सिनेरियो आपके लिए, आपके इकोनॉमी के लिए, आपके कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप साउथ चाइना सी जो हो वो एक ओपन हो, इंक्लूसिव हो, और जो है इस टाइप का एक सी हो जहां पे पासेज तो मिले आपको, राइट टू पैसेज टू ट्रेड एटलीस्ट आपको मिले। सो नियरली 200 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ इंडियन ट्रेड पासेज थ्रू दी साउथ चाइना सी। ये एक आंकड़ा है कि 200 बिलियन का ट्रेड जो होता है डॉलर्स में वो इसी साउथ चाइना सी से होता है, और अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ इंडिया का यहां से जाता है। सो ये आपके लिए इकोनॉमी के लिए, आपके कॉमर्शियल पर्पस के लिए, आपके ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साउथ चाइना सी जो हो उसमें चाइना का एग्रेसिव नेचर ना हो। थर्ड, फॉर ए रीजनल स्टेबिलिटी, सो इंडिया हैज ऑलवेज cultivating its tie in the region as a part of Act East policy। पहले हम लोग के पास लुक ईस्ट पॉलिसी था, केवल हम देखते थे, काम नहीं करते थे, ऐसा बोला जाता था। लेकिन कुछ सालों के बाद इसको चेंज करके एक्ट कर दिया गया कि अब हमें काम करना है भाई इस साइड में। और सेम चीजें हैं, इसी वजह से हमने सेवन सिस्टर जो स्टेट है इंडिया की, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसको बोलते हैं सेवन सिस्टर स्टेट, उस पे हमने वहां पे रोड, उस पे एयरवेज, डिफरेंट चीजों को मैंने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की ताकि एशियान कंट्री के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। और ये हमारे नेबर भी हैं, ये हमें हमारी बाउंड्री भी शेयर करते हैं इसमें से कुछ कंट्रीज। सो इट मेजर फोकस इज ऑन द एशियन ग्रुपिंग। सो हमको रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, इस टाइप की स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, एक्ट इस पॉलिसी को अच्छे से, उसको सुचारू रूप से काम चलाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हमको रीजनल स्टेबिलिटी की जरूरत है। और दीज कंट्रीज आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज द इकोनॉमी, द पॉपुलेशन, everything, if you compare with respect to China, so India is the बराबर का एक टाइप का एक है कि इंडिया इसको, यस हमसे 3 गुना इकोनॉमी उनका जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल इंडिया और चाइना जो है एक दूसरे को देख सकते हैं। एक इतनी बड़ी कंट्री को अगर उसको बैलेंस करना है तो एक बड़ी कंट्री ही बैलेंस कर सकती है। दैट इज द रीजन यूएस ऑलवेज वांट्स इंडिया टू प्ले ए प्रोएक्टिव रोल्स, एटलीस्ट एक्टिव रोल्स इन Indo-Pacific region and including South China Sea. That is the region Quad had generated. So इसमें 4 कंट्री हैं, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन बनाने के लिए बनाया गया था। इट इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस, ये याद रखना, टिल टुडे इट इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस। फॉर ए वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव, वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो क्या है, India's leadership role in the Indo-Pacific and growing engagement with like-minded partner across the region to promote shared goal। ये इंडिया का हमेशा से नेचर है कि इस टाइप की चीजों, लाइक माइंड जो पार्टनर्स हैं उसके साथ मिलकर काम करें, और जो इस टाइप की जो चीजें क्रिएट होती है उसको डिफ्यूज करें, ये इंडिया का काम होता है। इंडिया, दैट इज द रीजन की कोल्ड वॉर के अगर तुम समय देखोगे तो एक साइड तो यूएसएसआर था और दूसरे साइड यूएसए था, लेकिन इंडिया ने उस समय नेम क्रिएट किया था कि उनको दूसरे कंट्री, बड़ी कंट्री से मतलब नहीं है, उनको उस कंट्री से मतलब है जो अभी अभी आजाद हुआ है, कॉलोनाइजेशन से खत्म हुआ है और अपने आप को डेवलप करना चाहता है। भूखमरी, गरीबी और डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट और जो चीजें हैं उससे वो लड़ना चाहता है, रेदर देन कि किस पे किसका कितना अधिकार होगा उससे, और कौन सुप्रीम है पर्टिकुलर एरिया में उससे। सो इंडिया का वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव जो है इंडिया के लिए, जो एक लीडरशिप अभी जो है, इंडिया जो है वो लीडरशिप के रोल में आ रहा है। जैसे हमने G20 कंप्लीट किया है और अपने शर्त पे कंप्लीट किया, जिसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहते हैं। सो वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव्स में इंडिया का वहां पे होना साउथ चाइना सी में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा चाइना के लिए। नेक्स्ट, बाउंड बाय प्रिंसिपल, इंडिया इज ऑलवेज बाउंडेड बाय द रूल बेस्ड ऑर्डर एंड प्रिंसिपल्स। What does it mean? It means that India hold a principled position when it comes to using the global common such as maritime domain, that it should be free, open and inclusive। इंडिया का हमेशा मानना है कि समंदर जो है, सी जो है, ओशन जो है, महासागर जो है,
सागर जो है वो हमेशा फ्री होना चाहिए, फ्री पैसेज होना चाहिए, ओपन और इंक्लूसिव, सबके लिए हो, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए ना हो। अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो अनक्लॉज की अगर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर में आप देखेंगे कि राइट टू पैसेज, राइट टू पीसफुल पासेज इनटू टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, आपका टेरिटोरियल वाटर किसी कंट्री का होता है, लेकिन इस टेरिटोरियल वाटर से होके भी जो है वो शिप जा सकता है, क्योंकि पीसफुल तरीके से, अगर आपका उसमें कोई बम वम ना हो, कुछ दूसरे कंट्री के सॉवरेनिटी को डेंजर नहीं कर रहे हो, तो आप पीसफुल पर्पस से इससे भी जा सकते हैं, यहां तक है। तो वो तो छोड़ दो, जब टेरिटोरियल वाटर हो तो ईजेड और हाई सी लेवल तो छोड़ ही दो, तो वो तो सबके लिए है ही। तो फ्री, ओपन और इंक्लूसिव टाइप का, एक टाइप का, इस टाइप का, और इंडिया इससे बाउंड है। इंडिया जो इंडिया भी सिग्नेटरी है इसका, साइन किया हुआ अनक्लॉज का, और चाइना ने भी साइन कर रखा है, और चाइना ने साइन भी किया, रेक्टिफाई भी किया इसको। सो रेटिफिकेशन, रेक्टिफाई ने रेटिफाइड किया, रेटिफिकेशन तो उसको इफेक्ट किया, उसको स्टार्ट किया, कमेंस किया। सो चाइना और इंडिया दोनों अनक्लॉज का सिग्नेटरी मेंबर्स है। सो इन दैट कंडीशन आपको रूल बेस्ड ऑर्डर जो है, जो भी इनके कानून है, जो भी कन्वेंशन है, उससे बाउंड हो। पर चाइना 2016 में इस जजमेंट को, पीसीए के जजमेंट को नहीं माना, जो फिलीपींस के फेवर में था, उसको चाइना नहीं माना। इंडिया ने पहले, इंडिया इस पे न्यूट्रल था, ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। क्यों? क्योंकि रीजन यह है कि हमारे चाइना के साथ ऑलरेडी लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट ऑलरेडी जो है डोकलाम एंड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चल रहा है। हम मेरे टाइम डिस्प्यूट भी खोलना नहीं चाहते, हम एक साइड पे तो लड़ ही रहे हैं, हम चाहते नहीं है कि हम जो है वो समंदर में, सी में भी लड़ाई हो हमारी, हम वो वाली डिस्प्यूट पहले सुलझा लें। सो हमारा स्टेक हमेशा न्यूट्रल हुआ करता था पहले, लेकिन कुछ सालों में, अभी कुछ दिनों से समझो ऐसा कि इंडिया का स्टैंड जो है वो थोड़ा चेंज हुआ। इंडिया कहता है कि आपको रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, और ये हर जगह पे कह रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो यूएनएससी हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े यूएन की बॉडी हो, उसमें भी इंडिया कह रहा है कि आपको रूल बेस्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हर कंट्री के लिए। इट डज नॉट मैटर कि सामने में रसिया है, इंडिया है, यूएसए है और चाइना है। ईच एंड एवरी कंट्री इज बाउंड बाय द लॉ, बाउंड बाय द रूल बेस्ड ऑर्डर और कन्वेंशंस। देयर इज नो रिलैक्सेशन फॉर एनी कंट्री। So why China is exempting? Why China is saying that कि I am not bound from these rules? So India is pressing this, creating a pressure on China to saying that कि each country should have follow the rule-based order. That means India indirectly saying that कि China you are violating the law. Thus ये important हो जाता है चाइना के लिए, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आसपास की छोटी मोटी कंट्रियां के लिए, क्योंकि इंडिया का स्टैंड जो था उस समय, स्टैंड जो था, न्यूट्रल एटीट्यूड जो था, वो चेंज होके एक फेवरेबल आया है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज हैं वहां के, उसके फेवर में आया है। सो इंडिया जो है वो क्यों आया है? क्योंकि इंडिया का जो है नेबर जो है वो धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ स्ट्रांग होता जा रहा है। चाहे वो फिलीपींस के साथ उनके रिलेशन पहले अच्छे नहीं थे, लेकिन अब काफी अच्छे हैं, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कुछ ब्रह्मोस दिया है उनको, और कुछ वियतनाम को आईएनएस कृपान दिया है। सो हमने इस टाइप की चीजें हैं, पेट्रोल बोट दिया है। तो ये धीरे धीरे हमको दिखाता है कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ओर काम कर रहे हैं। 10 इंडिया के लिए साउथ चाइना सी जो है वो इंपोर्टेंट हो जाता है। तो दीज आर द 5 to 6 फैक्टर्स विच क्रिएट South China Sea as a important place for India, and we have already explained that is strategic, economic, regional, and different things. So thus, when the question has asked, question will going to ask, कि why South China Sea is important for India, rather than discussing to other country, first write these 4 to 5 points, because at the end you are becoming the diplomats, foreign diplomats representing India to other country. So firstly हमें ये समझना है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहले हम साउथ चाइना सी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन डिप्लोमेट्स में अगर
जयशंकर साहब को सुनोगे अगर आप लोग, तो ये कहते हैं कि पहले तो वेस्टेड इंटरेस्ट अपना चेक करो एज ए इंडियन डिप्लोमेट्स कि हमारा उसमें क्या है और हमको किस साइड, जैसे अफगानिस्तान वाला अभी आज का जो डील हुआ कि अफगानिस्तान के जो असेंबली थे इंडिया में वो बंद हो गई, ठीक है, तो उसको वो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडिया वाले ने हमें हेल्प नहीं किया, लेकिन इंडिया वाले ने देखा कि इसमें कितना हेल्प किया जा सकता है क्योंकि वहां से फॉरेन फंड आना बंद हो गया। तो इंडिया जो पुराने इनके जो भी कॉन्सुलेट यहाँ पे थे उसको एक लेवल पर ही हेल्प कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी एम्बेसी हम चलाएंगे। सो दस हमें हमेशा अपने साइड सोचना है पहले कि इंडिया का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, इंडिया क्या चाहता है कि हमारा क्या हो, हमारा रोल क्या हो, हम इससे कितना डिस्टर्ब होंगे, देन जाकर तुम किसी दूसरे कंट्री की मदद कर सकते हो। देन आप जो है इनके लिए, वियतनाम के लिए और इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए, और हम वो कंट्री हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, वो कॉस्ट भी डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तब होगा ना जब यहाँ पे कुछ इस टाइप की चीजें होंगी, यहाँ पे भी क्लेम की बातें हो रही है, लेकिन इंडिया को अपना ये पक्ष रखना है। तो दस दीज फ्यू पॉइंट इज टोटली डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कि ये जो कंट्रीज हैं वो इंडिया की तरफ देख रहा है और जो वर्ल्ड है वो भी इंडिया की तरफ देख रहा है। यूएसए भी बोल रहा है कि इंडिया का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो हमको इंडियन पर्सपेक्टिव में भी समझ रहे हैं एशिया वाटर डिस्प्यूट को, जो ये डिस्प्यूटेड था कि नहीं ये तो इनकी झगड़ा है, नहीं इनकी झगड़ा नहीं, इससे इंडिया का भी नुकसान है, उसको समझो। सो इतना डीप में समझाने का मतलब ये था कि इसमें राइटर ने काफी डीप पॉइंटें लिखी थी, तो मैंने आपको हर चीज कवर कराने की कोशिश की। जैसे 3.37 ट्रिलियन वर्थ पास हुआ है, ये एक रिपोर्ट है, CSIS का रिपोर्ट है कि 14% ट्रेड पास जो यूएसए का भी होता है उसका भी 14% यहां से पास होता है। फिर किसके पास कितनी जो वो है कि रॉक रीफ्स जो है स्पार्टली आइलैंड में किसका है और पार्सल आइलैंड में किसका है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये आपको पार्सल आइलैंड और स्पार्टी आइलैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसमें किस 20, इसमें 20 रीफ किसका है, 15 किसका है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए टिल देन कि आपका कोई PSIR में कोई ऑप्शनल हो तब। फिर ताइवान भी जो है वो बोलता है कि 8 एकड़ लैंड हमारा है। सो डिफरेंट डिफरेंट आपको COC बता दिया, कोड ऑफ कंडक्ट बता दिया कि ऐसे नहीं झगड़ा शांत होगा, तो एशियन कंट्री बोला कोड ऑफ कंडक्ट लेके आते हैं, लेकिन उस कोड ऑफ कंडक्ट से कुछ होगा नहीं, तो उसको लेके है। तो 2002 में ये वाला कोड ऑफ कंडक्ट अनक्लॉज समझा दिया मैंने आपको, अनक्लॉज क्या है कि अनक्लॉज ने जो, और फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो वर्डिक्ट था, जजमेंट था, वो समझा दिया आपको कि 9 डैश लाइन को नहीं मानता है वो। तो इस तरीके से मैंने आपको हर चीज बता दी है, इसको इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा। सो दिस इज द साउथ चाइना सी मैटर। I would like to ask one question related to UNCLOS for PT perspectives. So for that आपको उसका आंसर देना है और मैं आपको वो बता ही दूंगा, कोई इतना स्ट्रेस लेना नहीं है। सो UNCLOS जब पूछे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। सो इसमें से क्या सही है अपने को फाइंड करना है। सो एक कोस्टल स्टेट है, हर कंट्री का जिसका कोस्टल स्टेट है, हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेड्थ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सीज अप टू लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल। तो टेरिटोरियल सी तो यस, जैसे इंडिया का मान लो कि ये है ऐसा करके कुछ भी, तो यहाँ का इंडिया का मान लो कि ये यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, जो लाइन खींचेगा ना वो उसका बेस लाइन होता है, क्योंकि आपका जो इंडिया का जो मैप है वो तो कुछ ऐसा है, तो यहाँ से एक बेस लाइन, नहीं तो यहाँ से कुछ और हो जाएगा। सो यहाँ से एक बेस लाइन खींचो स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से 12 नॉटिकल माइल जो हो गया वो तुम्हारा टेरिटोरियल वाटर होता है। So, territorial sea up to limit not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined in accordance with the convention. Yes, ये सही स्टेटमेंट है। टेरिटोरियल वाटर जो है वो 12 नॉटिकल माइल तक है। फिर शिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल या लैंड लॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। यस, राइट ऑफ अभी समझाया था कि राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज सबका है, टेरिटोरियल सी में भी है, बशर्ते कि वो आपकी सॉवरेनिटी और उसको वहां पे पता चला कि वहां पे बम गिराने जा रहा है तो बोलेगा कि नहीं, पीसफुल होना चाहिए, इनोसेंट, पीसफुल वे में। तो आपकी जो वेसल्स हैं वो जा सकती है, ये वाले वाटर में भी जा सकती है 12 नॉटिकल माइल। The EEZ, that is exclusive economic zone, shall not be extended beyond 200 nautical miles. Yes, so EEZ जो है वो 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा नहीं हो सकती फ्रॉम द बेस लाइन, ये भी बेस लाइन से होगा, विच इज द ब्रेड्थ ऑफ द टेरिटोरियल सी। यस, तो भाई तीनों स्टेटमेंट इन्होंने सही दिया है, तो ऑल आर राइट्स। सो आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है,
तो मैंने एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है. सो दिस इज ऑल अबाउट UNCLOS, PCA जजमेंट, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट एंड द रोल ऑफ इंडिया इन साउथ चाइना सी. सो थैंक यू सो मच. अगर अभी तक आपने अब इसको सब्सक्राइब नहीं किया है और तो उसको सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, शेयर करें और जितना हो सके आप इसको देखें. अच्छा लगे तो कमेंट करें. हैव अ नाइस डे.